हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कांग्रेस की स्थापना के सिद्धांतों की चर्चा को बढ़ाते हुए अब हम विद्युत प्रतिरोधक या लाइटनिंग कंडक्टर सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि ए ह्यूम एक संगठन की स्थापना करना चाहता था, उसी प्रकार से भारत में भी एक बौद्धिक वर्ग था जो एक संगठन की स्थापना करना चाहता था, और वह संगठन यह चाहता था कि जब हमारा संगठन बने और कुछ डिमांड रखें, अपना काम करें, तो सरकार हमारे विरोध में न हो, अर्थात सरकार तुरंत ही हमको कुचल न दे। इसलिए सरकार से बचने के लिए, सरकार के दमन चक्र से बचने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जो सरकार से हमको बचा सके। जो अभी मैंने एक जिक्र किया 1883 के कलकत्ता विश्वविद्यालय का, जिसमें स्पष्ट पता चलता है कि उस समय का जो बौद्धिक वर्ग है वो ये चाहता है कि भारत में एक ऐसा संगठन बने। अब वो जो संगठन है उसको अंग्रेज दबा न दें, इसलिए उनको अंग्रेजों का ही संरक्षण चाहिए था, और ए.ओ. ह्यूम से बेहतर कोई नहीं हो सकता था। इसलिए जो लाइटनिंग कंडक्टर जो होता है, लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लूँ। जो घरों की जो बड़ी जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है, उसमें जो बिजली का जो सिस्टम होता है, उसमें एक तार अर्थिंग का डालते हैं। अर्थिंग का तार इसलिए डालते हैं कि जब आसमान में जब बिजली चमकती है और बिजली गिरती है, तो वो बिजली मकान के ऊपर न गिर करके उस अर्थिंग वाले तार से सीधी ज़मीन में चली जाती है। तो ये अर्थिंग होती है, अर्थात बिल्डिंग को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ही वो बिजली है वो ज़मीन के अंदर जाती है। तो ए.ओ. ह्यूम जो है वो उस तार की तरह है, उस कंडक्टर की तरह है, जो बिजली की जो तड़ी चालक होता है उससे बचाने के लिए कांग्रेस के सदस्यों ने उसका इस्तेमाल किया। तो ये दो सिद्धांत चलते हैं, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत और लाइटनिंग कंडक्टर या विद्युत प्रतिरोधक का सिद्धांत। दोनों ही सिद्धांत अपनी जगह पर है, इतिहासकार इस पर विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं करते हैं, लेकिन सत्य यह है कि कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय लोगों ने की, और शुरू के जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए लगभग 92 और 93 तक, उन अधिवेशनों में कई अंग्रेज कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, और कई लोगों ने अंग्रेजों की हिमायत भी की। तो उससे शुरू में लगने लगा था कि कांग्रेस अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई संस्था है, लेकिन बाद में इसका चरित्र बदल गया और इसने भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, तब उसमें जो प्रमुख नेता थे वो उदारवादी थे। हम यहाँ पर उदारवादी का अर्थ क्या समझे? उदारवादी, जब ये कांग्रेस की स्थापना हुई तब इन्होंने खुद को कभी उदारवादी नहीं कहा, लेकिन 1905 आते आते ये जो प्रमुख उदारवादी नेता थे उनकी आलोचना उग्रवादियों ने की और कहा कि आप उदारवादी हो। तो फिर कोई उदारवादी कैसे है और उग्रवादी या अतिवादी कैसे है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में हम इतिहास में यदि उदारवादी और उग्रवादी शब्दों का ऐसे वस्तुनिष्ठ तरीके से यदि उपयोग करेंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी, क्योंकि उग्रवादी शब्द आजकल आतंकवादियों के लिए काम में आता है, लेकिन उस समय जो उग्र विचारधारा के लोग हैं उनको उग्रवादी आज के दृष्टिकोण से नहीं कहा जा सकता, बल्कि उस समय के दृष्टिकोण से कहा जाना उचित प्रतीत होता है। तो उदारवादी और उग्रवादी दोनों ही वस्तुनिष्ठ शब्द होने के बजाय विषयनिष्ठ हैं, सब्जेक्टिविटी रखते हैं। और अब हम ये समझेंगे कि इनकी रणनीतियाँ क्या थी, इससे ही हमें पता चलेगा कि ये उदारवादी किस प्रकार से थे। उदारवादियों की जो रणनीति थी उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था, राष्ट्रवाद की भावनाएं विकास करना, राजनीतिक प्रश्नों पर जनमत बनाना और प्रबुद्ध लोगों के मध्य एकता की भावना बनाना। कि जैसे कि मैंने कांग्रेस की स्थापना के प्रमुख जो उद्देश्य व्योमेश चंद्र बनर्जी ने जो पढ़े थे, वही चीज़ें हैं कि कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य क्या थे। और प्रारंभ में कांग्रेस के जो अध्यक्ष, जो पार्टी के जो अधिवेशन होते थे,
वो इसी उद्देश्य को लेकर के चलते थे। अब जनमत कैसे बनाना या एकता की भावना कैसे स्थापित करना, इसके लिए कांग्रेस के नेताओं ने एक रणनीति बनाई कि हम हर साल में एक बार अधिवेशन करेंगे और वो साल के अंत में होगा, फिर हम पूरे साल काम करेंगे और फिर साल के अंत में जब अधिवेशन होगा तो उसमें हमारे काम की चर्चा होगी और अगले साल कौन सा काम करना है इसका प्रस्ताव लिया जाएगा। और ये अधिवेशन किसी एक निश्चित जगह पर न होकर के भारत के अलग अलग भागों में हर साल होंगे और जिस स्थान पर होगा वहाँ का व्यक्ति उसका अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम बनाया गया ताकि अधिकतम लोगों को जोड़ा जा सके। अब हमें देखते हैं कि उदारवादी जो विचारधारा के जो लोग थे या प्रारंभिक कांग्रेस जो 1885 से 1905 तक थी, उसका प्रमुख कार्यक्रम क्या था। सबसे महत्वपूर्ण है कि वो क्रमिक सुधारों पर बल देते थे। वो तेज सुधारों में या क्रांति में विश्वास नहीं करते थे, वो क्रमिक सुधारों में विश्वास रखते थे। इसलिए कई बार उग्रवादी जो इनको कहा जाता है, उनको उग्रवादी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो तुरंत बदलाव चाहते थे जल्दी से, लेकिन ये क्रमवार। दूसरा, ये भारतीयकरण के पक्ष में थे, अर्थात हर एक संस्था का भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व उसमें ज़्यादा होना चाहिए। जैसे विधान परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़नी चाहिए और जो भारतीय आ रहे हैं उसमें वो निर्वाचित होने चाहिए, न कि मनोनीत। अब विधान परिषद में भारतीयों की अधिक संख्या होगी तो भारतीयों के पास में पावर भी अधिक आना चाहिए, इसलिए शक्तियों में वृद्धि करना चाहिए। विधान परिषद को यह ताकत होनी चाहिए कि वह बजट पर चर्चा करे, उसको उसके सदस्यों को यह शक्ति होनी चाहिए कि वह प्रश्न उठाए और बजट निर्माण करें, और जब प्रश्न उठाया जाता है तो उसके ऊपर पूरक प्रश्न उठाने का अधिकार होना चाहिए। तो विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि करने का भी कार्यक्रम इन्होंने रखा। उन्होंने भारत के लोगों ने, जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका में जिस तरीके से एक आंदोलन चला था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी जब तक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तब तक कोई कर नहीं दिया जाएगा, उसी प्रकार से भारत में भी कहा गया कि भारत का जो खजाना है उस पर भारतीयों का नियंत्रण होना चाहिए। उन्होंने स्वशासन की मांग की, न कि स्वतंत्रता की। उदारवादियों ने कभी भी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की, उन्होंने स्वशासन की मांग की। स्वशासन क्या होता है? सेल्फ रूल, जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लोगों के पास में था, उस प्रकार का स्वशासन या जो सेल्फ रूल है उसकी मांग की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि जो प्रशासनिक पद है उसका भारतीयकरण होना चाहिए, यानी जो ICS है, इंडियन सिविल सर्विसेज, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, उसमें अधिकतम भारतीय लोगों को लिया जाना चाहिए। और जो लॉर्ड लिटन ने जो आयु कम कर दी थी, उस आयु को वापस लॉर्ड रिपन ने बढ़ा दिया था। फिर उनकी ये एक मांग थी कि जो परीक्षा का आयोजन है वो भारत में किया जाए ताकि अधिकतम भारतीय इसमें शामिल हो सके। अभी तक परीक्षा इंग्लैंड में होती थी, इसलिए 1869 तक कोई भी भारत का व्यक्ति ICS में पास भी नहीं हो पाया। 1869 में पहला व्यक्ति भारत का ICS पास हुआ। उदारवादी शक्तियों के पृथक्करण अर्थात कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच पूरा विभाजन चाहते थे। वो न्याय प्रणाली में सुधार करते हुए ज्यूरी सिस्टम को अपनाना चाहते थे। ज्यूरी सिस्टम का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक लोग बैठते हो और फैसला बहुमत से लिया जाए। वो ये भी चाहते थे कि जो शस्त्र अधिनियम के माध्यम से भारत के लोगों के पास शस्त्र रखने का जो अधिकार था वो खत्म हो गया, उसको रिपील किया जाए, उसको खत्म किया जाए और प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को शस्त्र रखने की इजाज़त होनी चाहिए। उस समय भारत का जो कानून था वो अंग्रेज को तो शस्त्र रखने का अधिकार देता था, लेकिन भारतीय को शस्त्र रखने की आज़ादी नहीं थी। जो विदेश में भारतीय लोग बसे हैं उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए, खास करके मजदूर वर्ग जो भारत से बाहर बदुआ मजदूरी के रूप में अंग्रेज ले जाया करते थे, उनके कार्य की परिस्थितियाँ, उनकी छुट्टियाँ, उनके वेतन, उनके स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों की खिदमत है वो उदारवादी आंदोलन के नेताओं ने की। लेकिन इन्होंने भारत में मजदूरों की दशा के संदर्भ में कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं दिया या कोई भी पक्ष नहीं लिया, बल्कि भारत से बाहर जो भी मजदूर है उनके लिए जरूर बात की। उन्होंने भारत में नागरिक अधिकारों की बात की। नागरिक अधिकारों में जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकार, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, इस प्रकार से। जैसे 1897 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने जो समाचार पत्र में लेख लिखे थे,
उनके कारण उसमें जो सरकार की आलोचना की गई थी, तो उनके कारण तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला। तो इस प्रकार के जो राजद्रोह के जो मुकदमे हैं उसके खिलाफ भी उदारवादियों ने अपनी मांग उठाई। और जो पूना के जो नाटू बंधु थे उनके खिलाफ तो सरकार ने बिना कोई मुकदमा चलाए उनको भारत से निर्वासित कर दिया। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत आज़ादी, जीवन की स्वतंत्रता, इन सभी अधिकारों की मांग भी उदारवादियों ने की। साथ ही उदारवादी सरकार की आक्रामक विदेश नीति की भी आलोचना करते थे। आक्रामक विदेश नीति में भारत की सेना का प्रयोग करते हुए अंग्रेजों ने बर्मा को भारत में मिलाया, अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश पर आक्रमण कर दिया। तो इन सब चीज़ों में जो अंग्रेजों के साम्राज्य की भलाई के लिए थे, लेकिन उसमें भारतीयों को घसीटा जा रहा था, इस प्रकार की विदेश नीति की भी आलोचना की। उदारवादियों की जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो साम्राज्यवाद के आर्थिक विवेचन की है। उन्होंने साम्राज्यवाद का जो पहलू है उसके वास्तविक स्वरूप को समझा और कहा कि साम्राज्यवाद है वो आर्थिक विचारधारा के आधार पर ही टिका हुआ है। और उन्होंने ये कहा कि भारत में जो अंग्रेजों का साम्राज्यवाद है वो भारत की आर्थिक दुर्दशा का कारण है। खास करके दादा भाई नौरोजी ने जो अपनी एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक में उन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कहा कि भारत के जो लोग हैं वो टैक्स देते हैं और वो टैक्स पूरा का पूरा अंग्रेज ले जाते हैं और अपने देश में रख देते हैं। एक अंग्रेज व्यक्ति हुआ जिसका नाम था सुलीवान। सुलीवान ने कहा कि हमारा जो अंग्रेजों का जो सिस्टम है वो इस प्रकार से काम करता है कि गंगा के किनारे से धन को सौंकता है और टेम्स के किनारे पर जाकर उसको निचोड़ देता है। यहाँ गंगा का मतलब भारत है और टेम्स जहाँ लंदन थेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो सुलीवान का जो स्टेटमेंट है वो ये दर्शाता है कि भारत का धन जो यहाँ से लिया जाता है और लंदन में डाल दिया जाता है, ये धन निष्कासन का सिद्धांत है। धन निष्कासन सिद्धांत की चर्चा पहले कर चुके हैं। किस प्रकार से भारत में अधिक करों को लगाया गया तो उससे हमारे उद्योग नष्ट हो गए, कृषि पूरी बर्बाद हो गई, मजदूरों की अवस्था बहुत ही खराब हो गई, यहाँ तक कि नमक जैसी छोटी सी वस्तु पर भी कर लगा दिए गए और बागानी खेती के माध्यम से लोगों को बदुआ मजदूर बना दिया गया। इन सब चीज़ों का विरोध धीरे धीरे होने लगा और सबसे पहले 1896 ईस्वी में भारत में विदेशी वस्त्रों की होली महाराष्ट्र में तिलक के नेतृत्व में जलाई गई। ये प्रतीकात्मक था कि यदि भारत के उद्योग या कृषि की अवस्था अंग्रेज नहीं सुधारते तो हम उनका बहिष्कार करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने इस पर जो काम किया इस पर सरकार ने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। साथ ही उदारवादियों की यह भी एक मांग थी कि सेना और प्रशासन पर जो खर्चा है उस खर्चे को कम किया जाए ताकि भारत का जो पैसा है वो विकास पर लगे, विकास के कार्यों पर लगे, न कि अंग्रेजों के स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तो इस प्रकार से इसकी जो प्रमुख कार्यक्रम थे उदारवादियों के, इन कार्यक्रमों के माध्यम से इन्होंने 20 वर्षों तक अपने कार्यक्रमों के माध्यम से अपने देश में अपनी उपस्थिति प्रकट की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यह देखेंगे कि इनकी रणनीति क्या थी और फिर इनका अपन मूल्यांकन करेंगे। अभी के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।